नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पिता महा किसी समय बड़ी धन्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कृति संतभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसी की जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न था, पर दूध शायद बहुत देती थी, क्योंकि एक न एक आदमी हांडी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव से अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। बेनी माधव उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री राम सिंह था। उनसे बहुत दिनों के परिश्रम और लगन के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बाबू सिंह दोहरे बदन का सुंदर जवान था। भरा हुआ मुख और चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्री राम सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षर पर निछावर कर दिया था। इससे वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधि पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनकी कमरे से प्रायः खलल की सुरीली कर्ण मधु ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत एके वैध से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्री राम इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांवों में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने साथ ससुर, देवर और जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन की कला से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। अनीता एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्तेबाज बकरी शिकारे, झाड़ फानूस, होनरी मजिस्ट्रेट और श्रीन जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ है, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी न था। 7 लड़कियाँ हुई और देवताओं की कृपा से सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए थे, पर
15 लाख का कर्जा सिर पर हो गया तो आंखें खुली हाथ समेत लिए अनीता चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवान थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं। धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्री राम उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने गए थे। शायद नागरिक प्रचार का चंदा था। उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्री राम सिंह का अनीता के साथ विवाह हो गया। अनीता अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा, जिससे टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी थी। वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ा का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बबली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यह बाग कहाँ, मकान में खिड़कियाँ तक न थी। न जमीन पर दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थी का मकान था। किंतु अनीता ने थोड़ी ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के ऐसे अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के समान कभी देखे ही न थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भाभी से बोला, जल्दी जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। अनीता भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी की किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा, यानी अनीता का देवर, तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? अनीता ने कहा, घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया था, इतना जल्द ख़त्म हो गया। अनीता ने उत्तर दिया, आज तो घी थोड़ी सी बची हुई थी, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल्दी उठती है, उसी तरह भूख से बवाला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाभी की यह लापरवाही बहुत बुरी मालूम हुई। तुरंत बोला, मायके में तो घी की नदी बहती हो। स्त्री गालियाँ सह सकती है, मार भी सह सकती है, पर मायके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। अनीता मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी हर दिन काहर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है पकड़ कर खींच लूँ। अनीता को भी क्रोध आई, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मज़ा चखाते। अब अनपढ़ ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। चप्पल उठाकर अनीता की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। अनीता ने हाथ से चप्पल रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। तरीक, बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषार्थ का घमंड होता है। अनीता
खून का घूंट पी कर रह गई। श्री राम सिंह शनिवार को घर आया करते थे। गुरुवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक अनीता भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, उनका रास्ता देखती रही। अंत में शनिवार को यह नियमानुकूल संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे और आदि की चर्चा करते रहे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इस बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध न रहती थी। श्री राम पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे अनीता ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए, कई जरा मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर बोल दी, हाँ बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों से मुंह लगे। लाल बिहारी, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्री राम ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मायके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्री राम खा पीकर आनंदी यानी अनीता के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। अनीता ने पूछा, चित तो पसंद है? श्री राम बोले, बहुत पसंद है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। अनीता को क्रोध आया। झुंझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है वो मिले तो उसका मुंह झुलसा दो। श्री राम, इतनी गर्मी क्यों होती हो? बात तो कहो। अनीता, क्या कहूँ? यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे चप्पल से मार कर यूँ न अकड़ता। श्री राम, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। अनीता, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाना खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मायके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि वह इतना घी तो नौकर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी तो सी बात पर इस अन्याय ने मुझ पर चप्पल फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोका होता तो सिर फट जाता। उसी से पूछो, मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ? श्री राम की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया, इस छोटे का यह साहस। अनीता रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्री राम बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्हें कदाचित ये कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोध भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे, क्रोध के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्री राम ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं भी ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है।
बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों श्री राम? इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय का और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे औरतों पर चप्पल और जूतों की बौछार होती है। इस बात की चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले, वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्री राम सदैव उनका आदर करते थे। उसके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर आवक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। औरत इस तरह घर का नाश कर देती है। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्री राम, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असहाय है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं होता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बातें और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन श्री राम बोला, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिंह, स्त्री के पीछे बोल रहे हो। श्री राम जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब अनीता का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के कोई सज्जन उप के चिलम के बहाने वहां आए बैठे। कई औरतों ने जब यह सुना कि श्री राम पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणी सुनने के लिए उनकी आत्मा तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। कहा करते थे, श्री राम अपने बाप से डरता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव से उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते। यह उनकी मुखरता है। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई उसका पीने के बहाने और कोई लगान की रसीदें दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को तार गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो चीज़ जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात करने की आदत थी। इन हथकरों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ न आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह
बे बेसमझ है। उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्री राम उनके इस दृष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वहीं घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार अपने आप संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस नहीं हुआ कि श्री राम के सामने चरपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान करता था। श्री राम का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे कुछ नहीं कहा। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुगदल की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से बड़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर आखिरे में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी दुख हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं था कि अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़की थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वो मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्री राम उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सह न गया। वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहनने आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि रोता था। तब अनीता के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि यह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वह अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाकर अनीता के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्री राम भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हैं। अनीता ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं क्या करूँगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहता सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ उसे क्षमा करना, तो उसका बचा हुआ क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन के मैल धोने के लिए आंसू से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। श्री राम को देखकर अनीता ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्री राम, तो मैं क्या करूं? अनीता, पछताओगे, उन्हें बहुत गिलानी हो गई है।
ना हो कहीं चल दे। श्री राम न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में अनीता कमरे से निकली और हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। अनीता, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा चेहरा ना देखे। अनीता, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तो लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। अनीता, तुम्हें मेरी स्वागत, अब एक पद भी आगे न बढ़ना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूँगा। अनीता, मैं ईश्वर को साक्षी देखकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मेल नहीं। अब श्री राम का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। श्री राम ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। वेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने यह वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में अनीता की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। दोस्तों, अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।